सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर प्रतिबंधों को ही हथियार बना लेती हैं। अक्टूबर 2025 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब पश्चिम ने रूस की अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा और शायद सबसे जोखिम भरा दांव चला। देखिए, इस आर्थिक लड़ाई की जड़ें 2022 के संघर्ष से जुड़ी हैं। पहले प्रतिबंध लगे, फिर और कड़े हुए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरह संभलती रही। पर अक्टूबर 2025 में जो हुआ, उसने इस पूरे टकराव को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ला खड़ा किया। चलिए, इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये नया आर्थिक मोर्चा था क्या आखिर? असल में ये अमेरिका और यूरोपीय संघ का एक साथ मिलकर उठाया गया कदम था, जिसका निशाना सीधा रूस की आर्थिक जीवन रेखा थी। तारीखें थी 22 और 23 अक्टूबर 2025। इन 2 दिनों में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर जो ऐलान किया, वो कोई मामूली प्रतिबंध नहीं था। ये एक सोचा समझा समन्वित हमला था, जिसका एक ही मकसद था, रूस की युद्ध मशीन को चलाने वाले आर्थिक पहियों को जाम कर देना। अब सवाल यह है कि इन प्रतिबंधों का असली निशाना कौन था? पश्चिम ने सीधे रूस के ऊर्जा क्षेत्र के उन 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों पर हमला बोला, जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो निशाने पर थे रूस के 2 ऊर्जा स्तंभ, एक सरकार के नियंत्रण वाली विशाल कंपनी रोसनेफ्ट और दूसरी निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी लुकोइल। एक सरकारी और एक प्राइवेट, लेकिन दोनों मिलकर रूस की पूरी एक्सपोर्ट मशीन को चलाते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3.1 मिलियन बैरल हर दिन। इतना तेल तो सिर्फ ये 2 कंपनियां मिलकर एक्सपोर्ट करती हैं, जो रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग आधा है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस एक आंकड़े की वजह से दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में खलबली क्यों मची गई। और ठीक इसी वक्त अमेरिका के साथ साथ यूरोप ने भी एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने रूसी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर पूरी तरह से बैन लगाने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। इस एक कदम से यूरोप ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को लगभग हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता चुन लिया। तो ये सिर्फ कंपनियों पर बैन लगाने जैसा सीधा साधा मामला नहीं था। पश्चिम ने एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई। इसमें कंपनियों की संपत्ति फ्रीज करने से लेकर उन जहाज़ों, बैंकों और दूसरी कंपनियों पर भी कार्रवाई शामिल थी, जो रूस को इन प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही थीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प दुविधा सामने आती है, जो इन प्रतिबंधों के केंद्र में है। इन शक्तिशाली प्रतिबंधों के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा है, और वो है डॉलर का भविष्य। मजे की बात यह है कि ये चिंता खुद प्रतिबंध लगाने वाले प्रशासन के अंदर भी थी। उनका मानना था कि अगर डॉलर को बार बार हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, तो दुनिया के देश इससे बचने के लिए दूसरे रास्ते खोजने लगेंगे। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये असल में हो रहा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि रूस और चीन के बीच व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल कितना नाटकीय रूप से गिरा है। जहां 2015 में 90% व्यापार डॉलर में होता था, वहीं 2025 आते आते ये 10% से भी कम रह गया। ये एक साफ संकेत है कि दुनिया बदल रही है। जाहिर है, इतने बड़े कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ना ही था, और वो भी तुरंत। घोषणा होते ही तेल की कीमतों में सीधे 5% का उछाल आ गया। ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट रूस से आने वाली तेल सप्लाई में जरा सी भी रुकावट को लेकर कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। इन प्रतिबंधों ने एक और बात बिल्कुल साफ कर दी, दुनिया का व्यापारिक नक्शा बदल चुका है। रूस ने बहुत पहले ही अपने ऊर्जा निर्यात का मुंह पश्चिम से मोड़कर पूर्व की तरफ, यानी चीन और भारत जैसे बड़े खरीदारों की ओर कर दिया था। तो क्या ये आर्थिक जंग ही अकेला रास्ता बचा है? नहीं, इस बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष को सुलझाने का एक बिल्कुल अलग नजरिया भी मौजूद है, और वो है वैश्विक मध्यस्थता का रास्ता। ये एक पूरा रोड मैप है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान, जो लगातार आर्थिक दबाव बढ़ाने के बजाय कूटनीति, आपसी बातचीत, जवाबदेही और पुनर्निर्माण पर जोर देता है। और आखिर में ये पूरी बहस 2 अलग अलग विचारधाराओं पर आकर टिक जाती है। एक सोच कहती है कि आर्थिक दबाव बनाकर किसी भी देश को झुकाया जा सकता है, वहीं दूसरी सोच का मानना है कि स्थायी शांति दबाव से नहीं, बल्कि आपसी सहमति और कूटनीति से ही संभव है। अंत में अक्टूबर 2025 की ये घटनाएं हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। 21वीं सदी में असली शक्ति क्या है? आर्थिक युद्ध छेड़ने की क्षमता, या फिर वैश्विक मध्यस्थता के जरिए शांति स्थापित करने की कला?